अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। मैं हूं कायनात मीर। नाज़रीन, इमरान रियाज खान ने अपने ताज़ा तरीन वीलॉग में BBC न्यूज़ के मशहूर राइटर मोहम्मद हनीफ का कॉलम का जिक्र करते हुए ये कहा है कि मोहम्मद हनीफ की खूबी है कि वो आम जुबान में बहुत गहरी बात कर देते हैं। मोहम्मद हनीफ ने इमरान खान पर एक बेहतरीन कॉलम लिखा है जिस पर इमरान रियाज ने कहा कि मैं अपने नाजरीन से ये इसलिए शेयर करने जा रहा हूँ कि ये मेरे अपने जाती मौक़िफ़ से बहुत करीब है। अडियाला से ऑक्सफोर्ड तक, ये मोहम्मद हनीफ साहब का कॉलम है। वो लिखते हैं कि ज़िंदगी में अंग्रेज़ी की जो पहली ज़ख़ीम किताब पढ़ी थी उसका नाम था द ग्रेट एस्केप। इसमें इन कैदियों की कहानियाँ थी जो दुनिया की महफूज तरीन जेलों से फ़रार होने में कामयाब हुए। कोई जेल के गार्ड का बेस बदल कर भागा, किसी ने अपने आप को धोबी की वैन में छुपाया, एक ज़हीन कैदी बिस्तर की चादर से हैंग ग्लाइडर बनकर, वो ऐसे छलांग मार देना ऊपर से कपड़ा बांध के, जेल की फसील के ऊपर से प्रवास कर गया। लेकिन ज़्यादातर कहानियों में कैदी साल हा साल तक खामोशी से एक सुरंग खोदते थे। अक्सर पकड़े जाते थे, लेकिन कुछ खुशकिस्मत अपनी आज़ादी पा लेते थे। जो पकड़े जाते थे वो जेल वापस आते ही एक और सुरंग खोदने की तैयारी शुरू कर देते थे। कहानियों का सबक यही था कि अगर कैदी का जज्बा सच्चा हो तो दुनिया की कोई जेल उसे फ़रार होने से नहीं रोक सकती। पाकिस्तान के सबसे मशहूर कैदी इमरान खान है और किसी ज़माने में पाकिस्तान की सबसे सख्त जेल मच जेल समझी जाती थी। लेकिन आजकल अडियाला है जहां पर जेलरों को कैदी से हंसकर बात करने पर गायब कर दिया जाता है। और कैदी का जज्बा ऐसा है कि आपको उनकी सियासत से लाख इख्तलाफ हो, लेकिन उनके जज्बे से उनके सियासी मुखालिफिन भी तंग हैं। जिस तरह इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत में नए अंदाज मुतारफ करवाए हैं, इसी तरह उन्होंने अडियाला जेल से फरार का एक अनोखा मंसूबा सोचा है कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ेंगे। सच्ची बात यह है कि इमरान खान के इलेक्शन में उतरने से पहले ना पाकिस्तानियों को और ना ही इंग्लिस्तानियों को, ज़्यादातर इंग्लिस्तानियों को इल्म था कि ऑक्सफोर्ड के चांसलर का भी कोई इलेक्शन होता है। उनके ऐलान के साथ ही सबको चांसलर के इलेक्शन का ऐसे ही पता चल गया जैसे अब बच्चे बच्चे को इलेक्शन फॉर्म 45 और इलेक्शन फॉर्म 47 के बारे में पता है। फॉर्म 45-47 वाली कहानी तो सबको पता ना पाकिस्तान में। गोरों के एक कदीम इदारे के भूले बसरे इंतखाब में शामिल होने का ऐलान करके इमरान खान ने उसमें जान डाल दी है। मंसूबा ये नहीं कि इमरान खान अडियाला जेल से सुरंग खोदना शुरू करेंगे और एक दिन ऑक्सफोर्ड के चांसलर के दफ्तर में नमूदार हो जाएंगे। वो रहेंगे जेल में ही, और जैसा कि उनके जानसार समझते हैं, जेल में रहते हुए मजबूत से मजबूत तर, मकबूल से मकबूल तर होते जाएंगे। लेकिन चांसलर का इलेक्शन लड़ने से उनका नाम मगरबी दारुल-हुकूमतों में एक बार फिर गूंजेगा। सबको याद आएगा कि वो एक शोराए आफाक क्रिकेटर थे। उनके मद्दाहों को लंदन की पार्टियां, शाही खानदान के साथ मुलाकातें और साबिका शरीके हयात जमैमा खान के साथ तस्वीरें दोबारा शेयर करने का मौका मिलेगा। उनके कैंसर अस्पताल का जिक्र आएगा। ये बात भी याद आएगी कि वो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी हैं और उन पर मज़ायका खेज किस्म के मुकदमात चलाए जा रहे हैं। चांसलर के इंतखाब के लिए इमरान खान के अलावा किसी दूसरे उम्मीदवार का नाम भी शायद ऑक्सफोर्ड से बाहर लोग नहीं जानते। लेकिन इलेक्शन होता है। गुमनाम उम्मीदवार भी अपना जोर लगाएंगे। एक बरतानवी सहाफ़ी ने एक कॉलम में इमरान खान के खिलाफ इंतखाबी मुहिम का महाज खोल दिया है। इल्ज़ामात वही है पुराने वाले। सलमान रुश्दी के साथ एक स्टेज पर बैठने से इनकार, तालिबान और उसामा के लिए नरम गोशा और औरतों के बारे में फरसूदा ख्यालात। इन बातों से ऑक्सफोर्ड के इलेक्शन में पता नहीं उनके कितने वोट टूटेंगे, लेकिन पाकिस्तान में यकीनन बढ़ेंगे। अगर वो ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो कैदी नंबर 804 को गोरों ने भी अपना लीडर मान लिया, और हार गए तो गोरों की अजली इस्लाम दुश्मनी। इंतखाबात का नतीजा कुछ भी हो, दुनिया को याद आएगा कि इमरान खान एक सियासी कैदी हैं और गालिबन दुनिया के हसीन तरीन सियासी कैदी जेल की सख्ती बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन गुमनामी नहीं। तो इमरान खान एक बार फिर मगरबी मीडिया की शाह सुर्खियों में होंगे। जो भी सियासतदान पाकिस्तान की किसी जेल से फरार चाहता है, उसकी सुरंग का रास्ता GHQ से होकर गुजरता है। इमरान खान अपना रास्ता खुद बनाने पर मुसर है, बज़िद है। शायद वो पहले फरार होने वाले कैदियों का अंजाम देख चुके हैं। सियासतदानों में जेल से फरार होने का सबसे ज़्यादा तजर्बा नवाज शरीफ रखते हैं। अटक किला से फरार हो चुके हैं, कोट लखपत से भी, लेकिन इतनी मरतबा फरार होने के बाद वो अपने घर जाती उम्रा में भी अपने आप को कैदी समझते होंगे। अब फरार होंगे तो कहाँ जाएंगे? दूसरी तरफ इमरान खान अपनी सुरंग खोद रहे हैं और कोई जेलर
रोक भी नहीं सकता। नाज़रीन, इमरान रियाज ने तजिया देते हुए कहा कि इमरान खान खुद भी जेल से बाहर आना चाहते हैं। कोई क्यों कर चाहेगा कि वो जेल में ही बैठा रहे, मगर वो बाहर सिर्फ और सिर्फ अपनी शराइत पर आना चाहते हैं। निज़ाम खुसूसन एस्टेब्लिशमेंट अब इमरान खान को जेल से बाहर लाना चाहती है ताकि पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम आ सके, मगर डेडलॉक इस बात पर है कि इमरान खान जेल से कैसे बाहर आएंगे। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि वो बाहर आए, मगर रवायती अंदाज में डील करते हुए, जबकि इमरान खान इस बात पर बज़द हैं कि वो रवायती अंदाज को तोड़ते हुए अपनी मर्जी की शराइत पर जेल से बाहर आएंगे, क्योंकि उनको जेल में रहने से अब कोई नुकसान नहीं है, उल्टा उनको तो फायदा हो रहा है। उनका सियासी कद अब इतना बड़ा हो चुका है कि हुकूमत उनको एक फाते की हैसियत से जेल से बाहर लाना अफोर्ड ही नहीं कर सकती है। नाज़रीन, इसके बाद इमरान रियाज ने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर की जानिब से ये इंकशाफ किया गया है कि पिछले हफ्ते शहबाज शरीफ साहब इस्तीफा देने जा रहे थे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ पर यह दबाव बढ़ा रही है कि उनको भी पंजाब में हिस्सा दिया जाए, क्योंकि उनका कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी हमारी तरह पंजाब से नहीं जीती। दरअसल पंजाब में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मार्का मारा है, तो जब मुस्लिम लीग नून जीती ही नहीं है तो आखिर वो हमें हिस्सा देने पर रजामंद क्यों नहीं। दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज किसी भी सूरत किसी दूसरी सियासी जमात को पंजाब में हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं है, जिस पर शहबाज शरीफ ने तंग आकर इस्तीफा देने की धमकी दी है। अब देखना ये होगा कि क्या शहबाज शरीफ की धमकी की वजह से मरियम नवाज और नवाज शरीफ पंजाब में पीपल्स पार्टी को हिस्सा देने पर रजामंद होते हैं या नहीं। ये तो आने वाले दिनों में ही हमें पता चल सकेगा। नाज़रीन, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के हवाले से एक अहम अपडेट देते हुए बताया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है ना, उस हवाले से अब मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। एक तो इरफान सिद्दीकी साहब ने एक बिल मुतारफ करवा दिया सेनेट में, तो सेनेट की जो कमेटी है उसने वो बिल पास भी कर दिया। अब बिल ये है कि इस्लामाबाद में जो भी जलसा करेगा बगैर इजाज़त के 3 साल के लिए अंदर, और अगर कोई दोबारा जलसा करेगा बगैर इजाज़त के तो 10 साल के लिए अंदर। तो इस किस्म का बिल इरफान सिद्दीकी साहब, क्या ये सूट करता है उनकी शख्सियत को? यानी वो सहाफ़त की है, और सहाफ़ी जो हैं वो कम से कम ये ख्याल रखते हैं कि जमहूरियत होनी चाहिए, जमहूरी इक़दार होनी चाहिए। तो एहतजाज का एक हक़ होता है, पॉलिटिकल गैदरिंग्स का एक हक़ होता है, और जो जमहूरी सियासी निज़ाम होता है उसके अंदर ये बुनियादी और बेसिक चीज़ें होती हैं, इनके बगैर मुकम्मल नहीं होती आपकी जमहूरियत। और वो उसके ऊपर ऐसी कदगरे लगा रहे हैं, ऐसी पाबंदियाँ लगा रहे हैं कि जी आप जलसा बगैर, अब डीसी फैसला करेगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने जलसा करना है या नहीं करना। वो डीसी की औकात ही कुछ नहीं है, उसको जो ऑर्डर आ जाएगा इंटीरियर मिनिस्ट्री से वो कहेगा जी नहीं करना, करना भी हो नहीं करना। वो 10 दफ़ा मना कर देगा तो क्या 10 दफ़ा जलसा नहीं होगा? यानी यहाँ अदालत के अहकामात होते हैं और दूसरी तरफ से उनको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है, एक कमिश्नर की तरफ से, एक डीसी की तरफ से। तो ये उन्होंने कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है कि अब हम नहीं रुकेंगे। रऊफ हसन साहब ने स्टेटमेंट जारी किया अपनी पार्टी का, और पार्टी के मुख्तलिफ लोगों से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा जी बहुत हो गई है, हम 8 सितंबर के जलसे से पीछे नहीं हट सकते। तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि इससे पहले जितनी मरतबा वो पीछे हट गए जलसे से, और जितनी मरतबा उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया है हालात को और सूरत हाल को देखते हुए या रिक्वेस्ट को देखते हुए, तो अब हम कर नहीं सकते। वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पब्लिक का इतना ज़्यादा प्रेशर है कि अगर हम नहीं भी जाएंगे तो पब्लिक पहुँच जाएगी, और MPs MNAs के घरों का लोग घेराव कर लेंगे अगर हम नहीं जाएंगे। तो हमें हर हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब ये जलसा करना पड़ेगा 8 सितंबर को। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अब खुलकर कह रही है। तो लेट्स सी हुकूमत कैसी सूरत हाल पैदा करती है। वैसे कंटेनर तो बेशुमार पहुँचाए हुए हैं इन्होंने इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद को कंटेनरिस्तान एक तरह से इन्होंने बनाया हुआ है। एक और ख़बर है जी, और वो खबर ये है कि बलूचिस्तान की सूरत हाल पे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला अपोजिशन ने किया है। इस पर जो बातचीत की वो असद कैसर साहब ने की, और उन्होंने ये कहा जी कि हमें मिलकर बैठना पड़ेगा, हम स्पीकर से भी बात करेंगे, बाकी सबसे बात करेंगे। बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है इस पर फजल रहमान साहब भी ये कह रहे हैं। अख्तर मेंगल साहब का जो इस्तीफ़ा है उसके बाद सिचुएशन पहले जैसी रही नहीं। नाज़रीन, इमरान रियाज ने इस पर तजिया देते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब इस वक्त पीछे होने की कोई ऑप्शन मौजूद नहीं, क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने इस्लामाबाद का जलसा मुअत्तल किया था तो उनको अवाम की जानिब से शदीद किस्म की तनकीद का निशाना बनाया गया था। अब वो हर सूरत जलसा करेंगे, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो उनकी अपनी क़यादत और अवाम की जानिब से उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। अब देखना पड़ेगा कि तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए किस किस तरह की कोशिशें की जाती हैं। उसके बाद नाज़रीन, उन्होंने बलूचिस्तान
की सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू करते हुए बताया कि बलोचिस्तान में अपोजिशन ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि अख्तर मेंगल के इस्तीफे के बाद से हालात काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान में नौजवान बहुत बड़ी तादाद में हैं, मगर उनके पास कोई इस वक्त मजबूत सियासी लीडर मौजूद नहीं है जो उनकी क़यादत कर सके और उनको लीड कर सके। मगर ऐसी सूरत हाल में जब अख्तर मेंगल ने इस्तीफा दे दिया है तो अगर उनको ना मनाया गया तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगी कि वो बलोच नौजवानों की तहरीक को लीड कर सके, क्योंकि अख्तर मेंगल जब भी बलोचिस्तान का मसला नेशनल असेंबली में रखने की कोशिश करते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताने की कोशिश करते हैं तो उनको दिखाया नहीं जाता और न ही उनकी बात सुनी जाती है। नाज़रीन, इमरान रियाज ने इस पर तजिया देते हुए कहा, अगर अख्तर मेंगल के साथ इसी तरह का सलूक जारी रहेगा तो हालात और भी खराबी की तरफ जाएंगे। अब देखते हैं आने वाले दिनों में इस पर क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन मजीद खबरें देते हुए इमरान रियाज का कहना था कि IMF के हवाले से एक अहम अपडेट आई है, जिसके मुताबिक IMF से नाज़रीन दो खबरें, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी के हवाले से ये बहुत अहम चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ अब शेयर करने जा रहा हूँ। एक तो IMF की जो पहली खबर है वो ये है कि जो शॉर्टफॉल है वो पूरा किया जाए। मैंने आपको पहले बताया था कि 111 अरब कम पाकिस्तान ने वसूल किए हैं रेवेन्यू में, यानी जो रेवेन्यू कलेक्शन करनी थी, जो टैक्स इकट्ठा करना था, उसमें 111 अरब कम वसूल किया 2 महीनों में। अब एक तीसरा महीना चल रहा है, इसके अंदर अगर आपने हदफ पूरा करना है तो 1200 अरब रुपया आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। मुझे कैपेसिटी नज़र नहीं आ रही कि सितंबर के महीने में 1200 अरब इकट्ठा हो सके। उसकी वजह यह है कि पिछले 2 महीनों में जो पैसा इकट्ठा हुआ वो लगभग कुछ 1400-1500 के करीब है, इससे कम है मेरे ख्याल में, 1400 अरब रुपए के करीब है। तो अब 2 महीने में इतना इकट्ठा किया और एडवांस टैक्सेस लेकर इकट्ठा किया बहुत सारे लोगों से। तो अब जो है वो रेगुलर टैक्सेस के साथ 1200 अरब कैसे इकट्ठा करेंगे? एक तो ये बहुत मुश्किल है। दूसरी उनकी शर्त यह है कि जो 12 अरब डॉलर आपने कर्जा लिया हुआ है 3 मुख्तलिफ मुल्कों से, उसको रोल ओवर करवाएं। वो उसमें सिर्फ 1 अरब डॉलर जो है वो हुआ है रोल ओवर, बाकी 11 अरब डॉलर पड़ा हुआ है, वो भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तीसरा जो है कि अपने अकाउंट के अंदर आप हमें 2 अरब डॉलर इजाफी दिखाएं। अब ये सारा पैसा कहां से इकट्ठा करें? अब ये तो सारा कुछ ऐसी चीजें बता रहा है जो नामुमकिन है। तो जब ये नामुमकिन है तो फिर ऐसा लगता है कि IMF अब जब पाकिस्तान के साथ दोबारा बैठेगा या एंगेजमेंट करेगा तो नई शराइत के साथ आएगा, और वो जिन नई शराइत के साथ आएगा उनके बाद दबाव ज़्यादा बढ़ेगा पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के गरीब आवाम के ऊपर, तनख्वाहदार तबके के ऊपर और आम पाकिस्तानी के ऊपर। अब तक की जो इतला उसके मुताबिक जो कैलेंडर जारी हुआ IMF का, उसमें बोर्ड के 9 तारीख के और बोर्ड के 13 सितंबर के जो इजलास आने जा रहे हैं उनके शेड्यूल में भी पाकिस्तान का एजेंडा शामिल नहीं है। और अगर ये सितंबर का महीना गुजर जाता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान में एक मिनी बजट आएगा, और वो मिनी बजट क्या करेगा उसका हम सबको आइडिया है। नाज़रीन, एक और खबर मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान की फ़ौज का एक ज़ेली इदारा है FWO, उसने अतियात और खैरात की मद में 7 अरब रुपए से ज़्यादा बांट दिए, जिनका कोई हिसाब किताब ही मौजूद नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट 2023 और 24 में इंकशाफ हुआ है कि FWO ने बैरून मुल्क एक निजी कंपनी कायम की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक निजी कंपनी में आर्मी अफसरान की खिदमात को प्रमोशन पेंशन के लिए शुमार होने वाली बाकायदा सर्विस नहीं कहा जा सकता। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि FWO ने हुकूमती मंजूरी के बगैर एक नया मनसूबा शुरू किया, ना तो इसके क़याम के सिलसिले में हुकूमत से कोई मंजूरी तलब की गई और ना ही खर्च शुदा रकम या मौसूल होने वाली आमदनी की तफसीलात महफूज की गई। ये भी नोट किया गया कि FWO ने 7,201 मिलियन रुपए इसके अतियात और खैरात कर दिए। लेकिन ऑडिटर जनरल का कहना है कि एक हुकूमती इदारा होने की हैसियत से FWO के पास खैरात देने का सरकारी इख्तियार नहीं है। मजीद कहा गया कि खैरात के मुस्तफ़ीद होने वालों की या जिन लोगों को ये खैरात दी गई है उसकी कोई फहरिस्त भी दस्तयाब नहीं है और ना ही इस खर्च के लिए किसी मंजूरी का सबूत था। FWO के ऑडिट के दौरान माली बयानात से ये देखा गया है कि बाकी चीज़ें पुरानी हैं, लेकिन मामला ये है कि इतने सारे पैसे खैरात कर दिए, अतिया कर दिए, लेकिन किन को दिए कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये मामला ऑडिटर जनरल और इसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब का ये उनका है पॉइंट। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए IRK न्यूज़ और अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।